नमस्कार साथियों, मैं अमित सिंह धाकरे सहायक राज्य सरकारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। एमपीपीएससी की परीक्षा, एमपी पुलिस की परीक्षा, एनटीपीसी की परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं को देखते हुए हम ये वीडियो लेकर आए हैं, जिसके तहत हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का ये वीडियो। सबसे पहले हमारा प्रश्न बनता है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? यदि आपको इनके आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखते चलिए, जिससे आपकी प्रिपरेशन सही चलती रहेगी और कोई आपसे गलती होती है तो आपको यहाँ पे पता भी चल जाएगा। तो देखिए, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? इसका राइट आंसर है कंचनजंगा। कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी कुल ऊंचाई है 8,586 मीटर। 8,586 मीटर इसकी ऊंचाई है और यह हिमालय पर्वतमाला में भारत एवं नेपाल की बॉर्डर पे है और ये सिक्किम राज्य में है। ये किस राज्य में आती है? यह सिक्किम राज्य में स्थित है। यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है। मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी है कंचनजंगा। देखने से हमें ज्यादा समय तक चीजें याद रहती हैं। तो देखिए, ये कंचनजंगा है। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है भारत की और यह सिक्किम राज्य में स्थापित है और इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? 8,586 मीटर है और यह दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है। तो पर्वतीय चोटी का एक टॉपिक है, तो मैं ये आपको बता देता हूँ पूरा। मध्य प्रदेश से लेकर ब्रह्मांड तक की जितनी पर्वतीय चोटी है वो आपको 2 मिनट में हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की जो पर्वतीय चोटी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है धूपगढ़। मध्य प्रदेश की जो पर्वतीय चोटी है उसका नाम धूपगढ़ है और ये मध्य प्रदेश में कितनी ऊंची है? ये देखिए, ये मध्य प्रदेश में 1350 मीटर ऊंची है। ये मध्य प्रदेश में 1350 मीटर ऊंची है। यह कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश के पचमढ़ी में है, तहसील जिसकी पिपरिया है और जिला होशंगाबाद में है। तो ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है और यहाँ पे सबसे पहले सूर्य उदय होता है और सबसे बाद में सूर्य यहाँ पे अस्त होता है। ये यहाँ का धूपगढ़ का सूर्यास्त पॉइंट है। मध्य प्रदेश के बाद हम बात करते हैं भारत की। भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? तो भारत की अभी हमने बात ही कर ली है, कंचनजंगा है। उसके बाद हम बात करते हैं विश्व की। तो एशिया एवं विश्व की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? तो वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट किस देश में है? ये नेपाल में है। नेपाल में इसे किस नाम से जाना जाता है? नेपाल में इसे सागर माता के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसे किस नाम से जानते हैं? सागर माता के नाम से इसे जाना जाता है। अच्छा, इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की कुल ऊंचाई है 8,849 मीटर। 8,849 मीटर ये इसकी कुल ऊंचाई है। उसके बाद हम बात करते हैं विश्व की होने के बाद में ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है? तो ब्रह्मांड की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है, उसका नाम है निक्स ओलंपिया। ये है जो कि मंगल ग्रह पर है। ये किस ग्रह पर है? ये मंगल ग्रह पर है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया पर्वत ये माउंट एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ज्यादा ऊंचा है, जो कि मंगल ग्रह पर है। तो ये कंप्लीट हो गया आपका। एक बार रिकॉल कर लीजिए मेरे साथ में। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची पचमढ़ी है, भारत की सिक्किम में कंचनजंगा है, विश्व की सबसे ऊंची माउंट एवरेस्ट है, ये ब्रह्मांड की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? निक्स ओलंपिया है। ओके, आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी का नाम क्या है? ये किस राज्य में है? चलिए, तो हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, कथकली नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कथकली नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है केरल। इसका राइट आंसर क्या है? केरल इसका राइट आंसर है। तो ये क्या है? एक शास्त्रीय नृत्य है। तो भारत के शास्त्रीय नृत्यों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। भारत के शास्त्रीय नृत्यों के बारे में किस पुस्तक में लिखा गया है? तो भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में इसके बारे में लिखा है। किसने लिखा है? याद रखिए, ये बुक्स से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्य शास्त्र में लिखा है।
नाट्य शास्त्र में इन्होंने इन शास्त्रीय नृत्यों के बारे में बताया है। तो कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य होते हैं, तो हम आपको आपके ले चलते हैं शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। देखिए, ये भारत का, पहले हम कथकली के बारे में बात कर लेते हैं। ये कथकली नृत्य है जो कि केरल राज्य का है, और इसमें क्या होता है, रामायण और महाभारत जो ग्रंथ है उनके बारे में, उसकी बारे में बताया जाता है। इसमें ये विशेष प्रकार की वेशभूषा पहनी जाती है, इसमें चेहरे के हाव भाव का बहुत मुख्यता से ध्यान रखा जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं भारत के शास्त्रीय नृत्यों के बारे में। तो सबसे पहला शास्त्रीय नृत्य है हमारा भरतनाट्यम। भरतनाट्यम किस देश के, सॉरी किस राज्य में, तो ये तमिलनाडु में। भरतनाट्यम कहाँ का है, यह तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम के बाद हम बात करते हैं कथक की। कथक किस राज्य के में आता है, तो यह उत्तर भारत का नृत्य है। यह कहाँ का है, यह उत्तर भारत का नृत्य है। ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहे हैं उत्तर कथक को करते हुए, ये हैं बिरजू महाराज। ये कौन से हैं, ये बिरजू महाराज हैं जो कि कथक नृत्य को करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कथकली की। कथकली नृत्य कहाँ का है, यह भी केरल का है। कथकली नृत्य केरल का है। उसके बाद हम बात करते हैं कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी नृत्य कहाँ का है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, यह आंध्र प्रदेश का है। ऐसे याद कर लेना, कुचिपुड़ी कहाँ के लोग खाते हैं, आंध्र प्रदेश के लोग खाते हैं। क्या ट्रिक से हमेशा के लिए चीज याद हो जाती है, लेकिन सब कुछ ट्रिक के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते अपन। आगे बात करते हैं मणिपुरी की। मणिपुर कहाँ का है, मणिपुरी मणिपुर का ही है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मोहिनी अट्टम की। मोहिनी अट्टम कहाँ का है, तो ये मोहिनी अट्टम केरल का है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं उड़ीसा की, उड़ीसी की। यह उड़ीसा का है। और ये सत्रिया, यह है आपका साथिया भी कह देते हैं, ये असम राज्य का है। तो ये हमारे कुल 8 नृत्य हैं जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लगता है। मध्य प्रदेश के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लगता है। सॉरी, पेपर ऊपर नीचे हो गया है, एक सेकेंड। ठीक है, मध्य प्रदेश में, ये है हमारा प्रश्न, मध्य प्रदेश के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है, तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के दक्षिण में स्थित है। तो एक बात आती है कि मध्य प्रदेश की सीमा से कुल कितने राज्य लगे हुए हैं, तो मध्य प्रदेश की सीमा से कुल 5 राज्य लगे हुए हैं। वे कौन कौन से राज्य हैं, हम बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की सीमा से लगने वाले वो 5 राज्य हैं। देखिए, मध्य प्रदेश के उत्तर में लगता है उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के उत्तर में कौन सा है, ये उत्तर प्रदेश है। तो मध्य प्रदेश के उत्तर में है उत्तर प्रदेश। मध्य प्रदेश के दक्षिण में है महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश के पूर्व में है छत्तीसगढ़। ये मध्य प्रदेश के पश्चिम में है गुजरात। अब मध्य प्रदेश के उत्तर एवं पश्चिम में इस क्षेत्र को देखिए, मध्य प्रदेश का उत्तर और पश्चिम, इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में जो राज्य लगता है उसका नाम है राजस्थान। तो इस प्रकार से मध्य प्रदेश की सीमा कुल 5 राज्यों से लगती है। इनमें सबसे ज्यादा किससे लगती है, इनमें सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश से लगती है 13 जिलों से, और सबसे कम किससे लगती है, तो गुजरात से लगती है 2 जिलों से। अब यहीं पर हम एक बात और देखते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला जो है वो है मुरैना। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है, मुरैना है। उसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है। तो मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है बुरहानपुर। मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, यह बुरहानपुर है। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है सिंगरौली। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, सिंगरौली। एवं मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है अलीराजपुर। अब यहाँ पर एक प्रश्न और बनता है, यदि आप उसको प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिए
कि मध्य प्रदेश का कौन सा जिला भारत सेंटर पॉइंट कहलाता है? मध्य प्रदेश का कौन सा जिला भारत का सेंटर पॉइंट कहलाता है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश से निकलने वाली निम्नलिखित में से कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एवं गुजरात से होकर बहती है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश की उस नदी का नाम है नर्मदा। मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है, ये जिसे मध्य प्रदेश की जीवन धारा नदी भी कहते हैं, इसके बारे में हम देख लेते हैं कि इसका उद्गम कहाँ से हुआ है। तो ये मध्य प्रदेश की जो नर्मदा नदी है, इसका उद्गम हुआ है अमरकंटक से। ये अमरकंटक से हुआ है, यह मैकल पर्वत श्रेणी के अंतर्गत है और यह अंत में जाके किस पे जाके मिलती है? ये अंत में जाकर, ये देखिए मैप के माध्यम से, ये अंत में जाकर खंबात की खाड़ी में जाकर मिलती है। ये अंत में जाके किस में मिलती है? खंबात की खाड़ी में जाके मिलती है और इसका उद्गम अमरकंटक से हुआ है और ये अंत में जाकर खंबात की खाड़ी में जाके मिल जाती है। तो यह है किस दिशा से किस दिशा की ओर बह रही है? तो यह पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर बह रही है, जो कि विपरीत दिशा की ओर बह रही है। अब इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 1312 किलोमीटर। याद रखिए 1312 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश में कितनी है ये? तो मध्य प्रदेश में है ये 1077 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में कितनी है? 1077 किलोमीटर ये बहती है। अब इस पर ये इसके जो बहाव क्षेत्र है, जबलपुर भेड़ाघाट से होती हुई ओंकारेश्वर, महेश्वर, सूरत और ये खंबात की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो नर्मदा नदी जो है, नर्मदा नदी पे जलप्रपात भी हैं, उन जलप्रपात के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी पर सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो उसका राइट आंसर है धुआंधार। उसका राइट आंसर क्या है? उसका राइट आंसर है धुआंधार। ये धुआंधार जलप्रपात सबसे ऊंचा है और ये कितना ऊंचा है? यह है 18 मीटर ऊंचा है। और ये कहाँ पर है? यह बेड़ा घाट पर है। बेड़ा घाट आता है मध्य प्रदेश के जबलपुर में। मध्य प्रदेश के जबलपुर में आता है। जबलपुर को संस्कार राजधानी भी कहते हैं। यह 18 मीटर है। अब इस पे और कौन कौन से आते हैं? तो महत्वपूर्ण मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला ले लेते हैं हम कपिल धारा। सबसे पहला कौन सा है? कपिल धारा जलप्रपात है पहले नंबर पे, ऐसे ले लेते हैं। तो उसके बाद में है दुग्ध धारा, दूसरा है दुग्ध धारा जलप्रपात। ये दोनों जलप्रपात जो हैं ये अमरकंटक में है। ये दोनों जलप्रपात कहाँ पर हैं? ये दोनों अमरकंटक में है। ये दोनों अमरकंटक में हैं। तीसरा बात हम कर लेते हैं, जो इसकी बात हम कर रहे थे धुआंधार। तीसरा है धुआंधार, जबलपुर में है, भेड़ाघाट। और चौथा है हमारा सहस्त्र धारा। चौथा है हमारा सहस्त्र धारा, जो कि महेश्वर में है। ये कहाँ पर है? ये महेश्वर में है। महेश्वर में। तो इनमें सबसे ऊंचा कौन सा है? तो वो है आपका दुग्धधारा जलप्रपात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश का राज्य पशु है। तो मध्य प्रदेश का राज्य पशु कौन सा है? इसका राइट आंसर है बारहसिंगा। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है बारहसिंगा। ये कौन सी प्रजाति का है? तो ये ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा होता है। ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा है, जो कि मध्य प्रदेश के कान्हा किसली नेशनल पार्क मंडला में पाया जाता है। कान्हा किसली नेशनल पार्क मंडला में पाया जाता है। ये तो याद ही होगा आपको कि कान्हा किसली नेशनल पार्क मंडला मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा हम आपको बताते हैं। ये है ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा। ये इसके सिंग है और यह है किस नेशनल पार्क में पाया जाता है? कान्हा किसली नेशनल पार्क में पाया जाता है। इन मध्य प्रदेश के राज्य पशु की घोषणा कब की गई थी? तो मैं आपको बता देता हूँ। मध्य प्रदेश के राज्य पशु की घोषणा 1 नवंबर 1981 को की गई थी। 1 नवंबर 1981 को क्या था? तो मध्य प्रदेश के रजत जयंती यानी कि 25 वर्ष पूरे हुए थे, इसके उपलक्ष्य में राज्य पशु की घोषणा की गई थी।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिम मध्य रेलवे का जोनल मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पश्चिम मध्य रेलवे का जोनल मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर है जबलपुर। जबलपुर में मध्य प्रदेश पश्चिम मध्य रेलवे का जोनल मुख्यालय उपस्थित है। तो भारत में कुल कितने रेलवे जोन है? कमेंट में बताइए जल्दी से। भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर है, भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। पहले 17 थे, अब 18वां बन गया है। 18वां बन गया है दक्षिण तटीय रेलवे विशाखापट्टनम। दक्षिण तटीय रेलवे ये कहाँ पर है? यह है विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम। तो देखिए कुल कितने हैं? तो कुल 18 हैं। इन 18 में से मध्य प्रदेश में केवल मात्र एक ही है, वो जबलपुर है। पश्चिम मध्य रेलवे का जोनल मुख्यालय जबलपुर है। इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो इसको हम प्लस के माध्यम से बता सकते हैं। सबसे बड़ा है उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे, इसका मुख्यालय कहाँ है उत्तर रेलवे का? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय है दिल्ली में। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। और सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा मेट्रो रेल है, मेट्रो रेल। और मेट्रो रेल का मुख्यालय कहाँ है? यह है कोलकाता में। ये कहाँ है? यहाँ लिख देता हूं मैं, कोलकाता। कोलकाता। ठीक है, तो ये भी आपको याद रहेगा कि कुल 18 रेलवे जोन है। सबसे बड़ा उत्तर रेलवे दिल्ली है और सबसे छोटा मेट्रो रेल कोलकाता है। उसके बाद हम अगले प्रश्न पे आते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न? मध्य प्रदेश में फॉसिल नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो मध्य प्रदेश का फॉसिल नेशनल पार्क जो है वह डिंडोरी में स्थित है। यह डिंडोरी में फॉसिल नेशनल पार्क है। याद रखिए यह क्षेत्रफल में सबसे छोटा नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का। फॉसिल नेशनल पार्क यानी कि जीवाश्म। और सबसे बड़ा कौन सा है मध्य प्रदेश का? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है कान्हा किसली मंडला में। कान्हा किसली कहाँ पर है? मंडला में। अब नेशनल पार्क से संबंधित एक प्रश्न मुझे और याद आ रहा है। एक टाइगर प्रोजेक्ट बड़ा पूछा जाता है ये, क्योंकि मध्य प्रदेश जो है वह टाइगर स्टेट के रूप में जानी जाती है। मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट भी कहते हैं। तो इस टाइगर प्रोजेक्ट से संबंधित मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि टाइगर प्रोजेक्ट आपको कई अन्य परीक्षाओं में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देखिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर है। वर्तमान में मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टाइगर 526 ये संख्या है। फिर कर्नाटक है आपका, तो सबसे अधिक, और तीसरे पे उत्तराखंड है। इन 3 राज्यों में ये भारत के 3 सबसे हाईएस्ट टाइगर प्रोजेक्ट वाले, टाइगर की संख्या वाले राज्य। पहले नंबर पे कौन सा है? पहले नंबर पे है देखिए मध्य प्रदेश। पहले नंबर पे मध्य प्रदेश है, दूसरे नंबर पे आपका कर्नाटक है और तीसरे नंबर पे आपका उत्तराखंड है। ये 3 हैं। अब टाइगर प्रोजेक्ट से कई सारे प्रश्न बनते हैं दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं पूरे टाइगर प्रोजेक्ट से जितने क्वेश्चन बनते हैं मैं सब आपको इसमें बता रहा हूँ। फिर भी एक दो पॉइंट अगर आपको लगता है कोई है तो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइगर प्रोजेक्ट कब चालू हुआ था। तो इसकी शुरुआत हुई थी भारत में 1973 में। 1973 में इसकी शुरुआत हुई थी भारत में। और किस नेशनल पार्क से हुई थी? उस नेशनल पार्क का नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में है। उसके बाद मध्य प्रदेश में कब इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई है 1974 में, यानी कि उसके अगले साल 1974 में हुई है। और कहाँ से हुई है? कान्हा नेशनल पार्क से इसकी शुरुआत हुई है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में कितने जिलों में, कितने नेशनल पार्क में टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। तो मध्य प्रदेश के 6 नेशनल पार्क में टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। अच्छा, टाइगर की जो वैज्ञानिक नाम क्या होता है टाइगर का? तो टाइगर का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा टाइग्रिस। पैंथेरा टाइग्रिस, ये
वैज्ञानिक नाम है। ओके। टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो टाइगर दिवस कब मनाया जाता है? तो टाइगर दिवस मनाया जाता है 29 जुलाई को। प्रत्येक वर्ष 29 जुलाई को मनाया जाता है। अब एक प्रश्न और बनता है टाइगर प्रोजेक्ट का कि भारत में टाइगर प्रोजेक्ट का पिता, ठीक है, तो किसे कहा जाता है? तो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट का पिता कहा जाता है, ये है आपके सामने कैलाश सांखेला। ये हैं कैलाश सांखेला, जिन्हें भारत में टाइगर प्रोजेक्ट का जन्मदाता कहा जाता है। और विश्व में कौन है दोस्तों? तो विश्व में है गैनी मैनफोर्ड। विश्व में कौन है? गैनी मैनफोर्ड। आप एक बार वीडियो को देखने के बाद में प्रयास कीजिए कि इन इंपोर्टेंट फैक्टों को नोटबुक में लिखते चलें। तो थोड़ा सा पेंसिल और अपना नोट्स अपने साथ में रखिए, ठीक है। तो ये पूरा टाइगर प्रोजेक्ट मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद अगर आप एक दो क्वेश्चन जानते हैं या फिर ऐसा लग रहा है कोई चीज बची है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। उसके बाद हम अगला प्रश्न की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो देखिए, मध्य प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है 29। तो लोकसभा की कितनी सीटें हैं दोस्तों? लोकसभा की सीटें हैं 29। राज्यसभा की कितनी है बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट। राज्यसभा की हैं 11। तो कुल कितनी हो गई? तो कुल हो गई 40। तो मध्य प्रदेश में 40 लोकसभा की सीटें हैं। अच्छा, आप मुझे बताइए मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिए मुझे। इजी सा क्वेश्चन है, वे भी बताइए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? हमारा अगला प्रश्न है, सांची स्तूप इनमें से किसने बनवाया था? अच्छा प्रश्न है, कॉमन प्रश्न है। तो सांची स्तूप किसने बनवाया था दोस्तों? ये अशोक महान ने बनाया था। सम्राट अशोक की आपको कहानी पता होगी कि सम्राट अशोक ने जब कलिंग का युद्ध किया था, जैन धर्म के शासक थे वो खारवेल, जिनके साथ इनका युद्ध हुआ था, कलिंग का युद्ध। और इस कलिंग के युद्ध में जब भीषण नरसंहार हुआ था, तो अशोक ने बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। हिंदू धर्म को छोड़ा नहीं था उसने, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। और बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद में उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कई सारे देशों में किया था। और उसने भारत में विदिशा में सांची का बौद्ध स्तूप बनवाया था, जो कि भारत का सबसे बड़ा विशाल बौद्ध स्तूप है। सांची का बौद्ध स्तूप किसने बनवाया है? अशोक ने बनवाया। यह भारत का सबसे विशाल बौद्ध स्तूप है। ये रायसेन में है, सॉरी विदिशा गलत निकल गया। यह मध्य प्रदेश के किसमें? रायसेन में है। अब यहाँ पर किसकी अस्थियां रखी हुई हैं? तो यहाँ पे अस्थियां रखी हुई हैं सारीपुत्र एवं मोंगलयान। सारीपुत्र एवं मोंगलयान की यहाँ पर अस्थियां रखी हुई हैं। जब बौद्ध पूर्णिमा आती है तब आप यहाँ पे विदिशा में जाके इनको, सॉरी बार बार विदिशा निकल रहा है, रायसेन में जाके सांची के स्तूप को अपन देख सकते हैं। और ये सांची का स्तूप जो है यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है। आगे देखते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अगला यही क्वेश्चन है अपना, तो मैं बताता हूँ आपको। अगला क्वेश्चन पढ़िए। मध्य प्रदेश में यूनेस्को द्वारा कितने स्थलों को विश्व पैतृक स्थल के रूप में घोषित किया गया है? यानी हम कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में यूनेस्को के द्वारा कितने स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है? तो मध्य प्रदेश के विश्व विरासत सूची में स्थल शामिल है 3। कितने स्थल शामिल है मध्य प्रदेश के? तो इसका राइट आंसर क्या है? 3 इसका राइट आंसर है। कौन कौन से वो 3 है वो मैं आपको बात कर लेता हूँ। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सांची का बौद्ध स्तूप, जिसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। यह सांची का बुद्ध स्तूप है। और इसको कब शामिल किया गया था सांची के बौद्ध स्तूप को? तो इसको 1989 में शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया था? यूनेस्को की सूची में 1989 में इसको शामिल किया गया था। इससे पहले किसे शामिल किया गया था? ये देखिए, सांची के बौद्ध स्तूप से पहले शामिल किया गया था खजुराहो को। तो 3 है, एक तो है सांची का बुद्ध स्तूप, एक खजुराहो है और एक है भीमबेटका। तो सबसे पहले शामिल किया गया था खजुराहो को। ये खजुराहो के मंदिर हैं। इन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों ने 950 से 1050 ईस्वी के बीच में करवाया था। और यह खजुराहो छतरपुर जिले में आता है। किस जिले में आता है दोस्तों? छतरपुर जिले में आता है। और ये मंदिर अपने
विशेष कला के लिए जाने जाते हैं और यहाँ पे 85 मंदिर थे पूर्व में, जो कि वर्तमान में शायद 23 या 24 रह गए हैं। उसके बाद हम बात करते हैं खजुराहो के सांची मंदिरों के बारे में बात करते हैं भीमबेटका की। देखिए ये भीमबेटका की गुफाएं हैं, ये भी यूनेस्को की सूची में शामिल है। और इनको कब शामिल किया गया था? इनको 2003 में शामिल किया गया था। ये कहाँ पे है? ये भी रायसेन में है। ये पुरापाषाण काल की हैं, इनकी खोज वाकड़कर जी ने की थी शायद। तो ये पुरापाषाण काल की हैं, ये रायसेन में है। तो कुल मध्य प्रदेश के कितने स्थल हो गए? 3 हो गए। कौन कौन से हो गए एक बार देख लीजिए। सांची का स्तूप हो गया, ठीक है, इसको कब शामिल किया गया था? सांची के स्तूप को 1989 में शामिल किया गया था। दूसरा है अपना खजुराहो, इसको कब शामिल किया गया था? 86 में शामिल किया गया था। और भीमबेटका को कब किया गया था? 2003 में। इन तीनों को याद करने के लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, याद कर लेना। भीम खजुराहो में रहता था और सांची का दूध पीता था। भीम खजुराहो में रहता था, सांची का दूध, सांची का ही दूध आता है, कंपनी है, सांची का दूध पीता था। तो इससे आपको याद रहेंगे ये। और इन तीनों का 3 का बड़ा पॉइंट इसमें इंपोर्टेंट है। देखो कैसे 1986 में शामिल किसको किया गया था? तो खजुराहो को किया गया था। 86 में +3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 1989 हो जाएगा। तो 1989 में किसको शामिल किया गया था? तो 1989 में शामिल किया गया था सांची को, 1989 में, ठीक है। उसके बाद 3 की बात कर रहे थे, तो 2003 में किसे शामिल किया गया था? भीमबेटका को, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है हमारा, सोन नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध बनाया गया है? तो सोन नदी पर इनका राइट आंसर है बेन सागर बांध। कौन सा राइट आंसर है इसका? बेन सागर बांध या बाण सागर बांध बनाया गया है। यह मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? यह शहडोल जिले में स्थित है। और यह बेन सागर बांध जो है, यह मध्य प्रदेश सोन नदी का परियोजना, उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ में यह परियोजना संयुक्त रूप से है, जिसका अनुपात है 2:1:1। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं, सोन नदी को ऐसे भी याद कर लेना कि भाई सोने की रक्षा किससे की जाती है। मैंने इस समय याद किया था, सोने की रक्षा किससे की जाती है? बाण से की जाती है। तो सोन नदी, बाण सागर, ऐसे याद कर लेना। अगला प्रश्न की बात करते हैं भाई। अगला प्रश्न क्या है हमारा? भोपाल गैस दुखांतिका के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो देखिए भोपाल गैस दुखांतिका के समय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो उसका राइट आंसर है अर्जुन सिंह। देखिए सभी परीक्षाओं में भोपाल गैस त्रासदी से संबंधित एक नया क्वेश्चन आ जाता है, तो इसको मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ कि भोपाल गैस त्रासदी की क्या कहानी थी। देखिए 2 और 3 दिसंबर 1984 की बात है। ये इतनी भयानक थी वो रात कि जो इसके ये क्या है, ये प्लांट शहरी क्षेत्र में बना हुआ था, जिसके कारण इसमें विषैली जब गैस निकली थी उससे हजारों व्यक्तियों की मौत हो गई थी। तो इसमें कौन सी गैस निकली थी, किस फैक्ट्री से था ये, इसकी पूरी मैं आपको बता रहा हूँ। इस फैक्ट्री का नाम था, सबसे पहले हम फैक्ट्री की बात कर लेते हैं कि भाई कौन सी फैक्ट्री थी वो। तो उस फैक्ट्री का नाम था यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड था। और यहाँ से कौन सी गैस निकली थी? तो यहाँ से गैस निकली थी MIC, यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड। मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसमें से ये गैस निकली थी। अब इसकी जो जब ये हुआ था तो उस समय पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे? तो मध्य प्रदेश के उस समय पे मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह। अर्जुन सिंह मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी जी थे। तो दोस्तों इसमें क्या था कि जो यूनियन कार्बाइड जो था, इसका जो यहाँ पे प्रमुख था उसका नाम था वॉरेन एंडरसन। क्या नाम था उसका? वॉरेन एंडरसन। ये जो वॉरेन एंडरसन था, ये भारत से भागने में कामयाब हो गया था और इसे किसी प्रकार की कोई सजा नहीं हुई थी। तो ये वॉरेन एंडरसन था
जो भारत से भाग के गया था। और इस जो पूरा ये जो ट्रेजेडी हुई थी, भोपाल ट्रेजेडी के नाम से इसे हम जानते हैं, इसकी जांच किसने की थी? तो इसकी जांच की थी एन.के. सिंह आयोग ने। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा आयोग गठित किया गया था? एन.के. सिंह आयोग गठित किया गया था। और इस पूरी ट्रेजेडी के लिए जो ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन का नाम था फैथ। कौन सा ऑपरेशन का नाम था? उस ऑपरेशन का नाम था फैथ ऑपरेशन। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा। यह नारा किसने दिया था? तो स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसने नारा दिया था? आप सबको पता ही होगा। यह नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक से दो प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन कौन से उत्सव चालू करवाए थे। तो एक तो उन्होंने उत्सव चालू करवाया था, उसका नाम था शिवाजी उत्सव, और गणेश उत्सव दूसरा। इन्होंने ही गणेश उत्सव, जो कि महाराष्ट्र का सबसे प्रमुख त्योहार है गणेश उत्सव, और शिवाजी उत्सव, ये इन्होंने चालू करवाए थे। अच्छा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन से दो समाचार पत्र चालू किए थे, उनके नाम बताइए मुझे। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जीवन कष्टों और दुखों से भरा है। ये बात तो सही है वैसे, और इसीलिए शायद हम सभी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं कि अच्छा हो जाए जीवन। तब तक इसका आंसर देते हैं। जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, यह बात कही थी भगवान बुद्ध ने। गौतम बुद्ध ने कही थी ये बात। और गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, यानी कि एशिया का प्रकाश पुंज कहा जाता है। एशिया का प्रकाश पुंज किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं, भारत में किसी राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत में प्रथम किसी राज्य की महिला मुख्यमंत्री जो थी, उसका राइट आंसर है सुचेता कृपलानी। यह किस राज्य की थी? तो सुचेता कृपलानी जो थी, यह उत्तर प्रदेश की थी, यूपी। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ, कई सारे प्रश्न बनते हैं। ये है सरोजनी नायडू, ठीक है। इंदिरा गांधी जो है, ये सबसे पहली इंदिरा गांधी भारत की सबसे पहली प्रधानमंत्री बनी थी। आईपीएस सबसे पहली बनी थी किरण बेदी। भारत की सबसे पहली राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। ये है मदर टेरेसा। मदर टेरेसा सबसे पहली संत बनी थी भारत की। और ये हैं सुचिता कृपलानी जी। हाँ, ये सुचिता कृपलानी जी हैं। उसके बाद में है कल्पना चावला। कल्पना चावला जो है, ये अंतरिक्ष में रहने वाली, सबसे अधिक समय तक रहने वाली भारतीय महिला थी, अंतरिक्ष में पहुंचने वाली। उसके बाद हैं ये बछेंद्री पाल हैं। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पे पहुंचने वाली सबसे पहली भारतीय महिला थी। और ये है रीता फारिया। रीता फारिया मिस वर्ल्ड पाने वाली सबसे पहली भारतीय महिला थी। उसके बाद हम बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है, स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? तो देखिए स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था। इसका राइट आंसर है 12 जनवरी 1863 को। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। ये स्वामी विवेकानंद है, इनसे कई सारे प्रश्न बनते हैं, देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी, देखिए स्वामी विवेकानंद जी जो थे, इनका जन्म कोलकाता में हुआ था 12 जनवरी को। और इनके बचपन का नाम था, या इनका वास्तविक नाम था, नरेंद्र नाथ दत्त। नरेंद्र नाथ दत्त था इनका वास्तविक नाम, ठीक है। नरेंद्र नाथ दत्त इनका वास्तविक नाम था। और इन्होंने अमेरिका में होने वाले शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। तो शिकागो धर्म सम्मेलन किस सन में हुआ था दोस्तों? तो ये 1893 में हुआ था। शिकागो धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था।
और इन्होंने स्पीच दी थी मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों और बहनों, और इसके साथ में तालियों की गड़गड़ाहट चालू हो गई थी। और पूरे विश्व में भारत का जो धर्म ध्वजा थी उन्होंने साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से भारत को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया था, प्रस्तुतिकरण दिया था। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी तो ये बता देता हूँ मैं आपको। इनकी मृत्यु हुई थी 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ में। कहाँ पे है? बेलूर मठ में। ओके। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है इनके लिए, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अभी निकला है राष्ट्रीय युवा दिवस। राष्ट्रीय युवा दिवस इन्हीं की स्मृति में, इन्हीं के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। और कई सारे इन्होंने आदर्श वाक्य कहे हैं, उठो जागो और जब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। तो आप लोग भी प्रयास करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है, भारत में पहली मेट्रो रेल किस शहर में चली? तो भारत में सबसे पहली जो मेट्रो रेल चली थी वो चली थी कोलकाता में। किस में चली थी? इसका राइट आंसर क्या है? कोलकाता। कोलकाता में चली थी ये 1984 में। अच्छा, और नई दिल्ली में कब चली थी? तो नई दिल्ली में चली थी 2002 में। 2002 में कोलकाता में चली थी 1984 में। और आपको बताना है कि मुंबई के अंदर मेट्रो रेल कब चली थी। चलिए, मेट्रो रेल से संबंधित एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस व्यक्ति को भारत में मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है? तो मेट्रो मैन के नाम से किसे जाना जाता है? तो उनका नाम है ई श्रीधरन। क्या नाम है उनका? ई श्रीधरन नाम है। ई इंजीनियर श्रीधरन। श्रीधरन नोट कर लीजिएगा। ई श्रीधरन को भारत में मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मैसूर का टाइगर किसे कहा गया है? तो मैसूर का टाइगर किसे कहा गया है? मैसूर का टाइगर कहा गया है टीपू सुल्तान को। टीपू सुल्तान को कहा गया है मैसूर का टाइगर। और ये देखिए, ये टीपू सुल्तान, इसका जन्म 20 नवंबर 1750 को हुआ था और 4 मई 1799 को इसकी मृत्यु हो गई थी। चौथा जो युद्ध हुआ था उस युद्ध के तहत इसका मृत्यु हो गई थी। और इसने श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसी जो एक जैकुलिन क्लब था उसकी सदस्यता ग्रहण की थी। तो उसके उपलक्ष्य में इसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्रता का वृक्ष किसने लगाया था? तो यह श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान के द्वारा लगाया गया था। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? इसका राइट आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे और इन्होंने ही नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो, ये इन्होंने नारा दिया था। ये हैं आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो, ये इन्होंने नारा दिया था। ओके दोस्तों, ये कंप्लीट हो गए हैं हमारे जो टॉप क्वेश्चन लिए थे हमने, टॉप 20 क्वेश्चन लिए थे। इसके अंतर्गत 50 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, अगर आपको ये यूज़फुल लग रही है तो कृपया करके इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और जिससे आपको समय समय पे वीडियो मिलती सके। इस वीडियो को बनाने में लगभग 16 से 18 घंटे लगे हैं और उसके बाद में अगर आपका पॉजिटिव सकारात्मक जो रेस्पॉन्स मुझे मिलेगा तो वो आगे काम करने के लिए मुझे मददगार होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।